हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेएल मेहता वॉल्यूम 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और सबसे पहला टॉपिक जो हमको दिख रहा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें पहली टॉपिक है इंडियन हिस्टीरियोग्राफी एंड इस्लामिक हेरिटेज। उसके पहले हम लोग दो मैप देखने वाले हैं। तो ये पहला मैप है इंडियन एम्पायर का अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। आप देख सकते हैं इसमें हिमालय, कश्मीर रीजन, NWFP गुजरात रीजन इंक्लूडेड है। उसके बाद आप साउथ में देख सकते हैं यादवास, काकत्यास, ये सब भी इंक्लूडेड है। हम लोग बेटर करेंगे खिलजी डायनेस्टी के टाइम पर। और फिर इसके बाद ये दूसरा मैप है जो लैंडस्केप में दिया हुआ है। ये सल्तनत ऑफ दिल्ली टू 1211 AD का मैप है जो लैंडस्केप में दिया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पहले जो बोला गया है यहाँ पर कि इंडियन हिस्टीरियोग्राफी इस्लामिक हेरिटेज है या नहीं है, उस पर बात की जा रही है कि क्या इंडियन हिस्टीरियोग्राफी जो है वो इस्लामिक हेरिटेज है या पहले से भी कुछ आइडिया था हमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक सबसे पहला पैरा कहता है, एंशिएंट इंडियंस हैड नो टेस्ट फॉर हिस्टीरियोग्राफी, देयर स्कॉलर्स केयर्ड मोर फॉर रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल स्टडीज। इंडियन हिस्टीरियोग्राफी इज एसेंशियली एन इस्लामिक हेरिटेज. It were the Muslim ulema and chroniclers who showed a keen sense of history and wrote detailed accounts of the day-to-day happenings and political upheavals. Their primary object in doing so was, of course, the glory of Islam. They took pride in the military exploits of an Amir-ul-Mu'minin who attempted to transform Darul Haram into Darul Islam by the conversion of infidels to the faith. Even otherwise, they were men of this world who valued their material possessions and strove hard to multiply their worldly gains. This instinct helped them in keeping track of the events of past and present. The Muslim monarchs employed chroniclers, diarists, and court historians who maintained profuse records of their activities, very often in systematic and chronological order, though usually exaggerated. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंशिएंट इंडियंस के पास हिस्टीरियोग्राफी का कोई खास आइडिया नहीं था, और हिस्टीरियोग्राफी का आइडिया या फिर स्टार्टिंग हुई जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया आए। जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया आए तो उन्होंने अपने कोर्ट में एम्प्लॉय किया क्रोनिकल्स को, डायरिस्ट को, जो कि एक्चुअली में लिखा करते थे इन रूलर्स के बारे में, इनको ग्लोरीफाई किया करते थे, साथ ही साथ इस्लाम को ग्लोरीफाई किया करते थे। तो उनकी राइटिंग्स में ऐसे एलिमेंट्स होते थे क्योंकि उनका मेंटली वो उनका गोल ये था कि वो दरुल हरम को, दरुल इस्लाम यानी कि वो इनफिडल्स को फेथ में टर्न करना चाहते थे, नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स बनाना चाहते थे। तो वो जब लिखते थे तो वो इस बात को माइंड में रखते हुए लिखते थे। तो थोड़ा एग्जैगरेटेड राइटिंग होती थी। जैसे हर रूलर को एक खुदा की परछाई बताना, डिवाइन रूल को जस्टिफाई करना, ये सारी चीजें इन मुस्लिम उलेमास ने या फिर क्रॉनिकल राइटर्स ने किया है। द स्कॉलर्स प्रोड्यूस बुक्स एंड पोएट्स, कंपोज्ड मसनवीज और ऑन द डायनेस्टिक, रीजनल एंड जनरल हिस्टोरीज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये लोग क्या करते थे कि मतलब जैसे कोई रूलर है तो उनको उनका पूरा मतलब डायनेस्टिक रूल देते थे कि कब से स्टार्ट हुआ। जनरली ये स्टार्ट करते थे एडम से या फिर आदम से, और उससे लेकर के अपने रूलर तक जिनके कोर्ट में ये लिख रहे होते थे उनके तक ये बताया करते थे। द राइटर्स पेन्ड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हाई एंड लो एंड रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स एंड chronological accounts of events, private or public. They wrote not only for literary fame, reward or edification of their patrons, but also to satiate their intellectual hunger and inner urge for writing their observations and experiences. तो ये बस इसलिए नहीं रखते थे कि इनको लिटरेरी फेम मिले, ये इसलिए भी लिखा करते थे क्योंकि इनका एक्चुअली में इन्हीं अंदर से अर्ज था कि जो भी हो रहा है, जो भी इनका एक्सपीरियंस है, इनका POV है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सके। द एजुकेटेड अमंग द रूलर्स एंड नोबिलिटी रोट मेमोइर्स और मेंटेन्ड पर्सनल डायरीज। यहीं पर आ जाता है बाबर नामक या फिर वैसे बुक्स जो एजुकेटेड रूलर्स होते थे तो वो खुद से अपनी बायोग्राफीज लिखा करते थे, जिसको ऑटोबायोग्राफी भी हम कहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी देयरफॉर फ्लरिश्ड इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के टाइम पर हिस्टोरियोग्राफी काफी फ्लरिश कर गई। एज प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस, क्रॉनिकल्स एंड मेन ऑफ लेटर्स हु bequeathed to posterity a rich treasure of historical literature. इन्होंने बहुत अच्छे हिस्टोरिकल लिटरेचर को प्रोड्यूस किया इस टाइम के सल्तनत पीरियड के राइटर्स ने या फिर रूलर्स ने भी, जो पढ़े लिखे थे। अर्लियर लिटरेरी रिकॉर्ड्स ऑफ द मुस्लिम क्रॉनिकल्स आर फाउंड इन अरेबिक, द लैंग्वेज ऑफ द कुरान एंड द अरब इलाइट। पुराने रिकॉर्ड्स जो है वो अरेबिक लैंग्वेज में पाए गए हैं, जो कुरान की भी रियल लैंग्वेज अरेबिक है, और फिर वो अमीर लोगों का, रॉयल लोगों का लैंग्वेज भी हुआ करता था अरब सोसाइटी में। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम इन पर्सिया, जब इस्लाम आया पर्सिया में, देयर टुक अ प्लेस अ रिवाइवल ऑफ पर्शियन नेशनलिज्म विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो उस समय पर्शियन नेशनलिज्म वाला भी केस हुआ। तो क्या हो गया कि अरेबिक ना होकर के पर्शियन लैंग्वेज की एडॉप्शन हुई, ठीक है। तो टर्किश डायनेस्टीज जो थी उन्होंने बहुत सारे पर्शियन मोनार्क्स ने उसको फाइंड किया, एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने क्या किया कि पर्शियन लैंग्वेज को पैटर्नशिप दिया। Consequently, along with the establishment of Turkish rule, was planted the Persian tradition of historiography in India. Most of these literary records are thus found in Persian, though some works are in Arabic and other language like Turkey have also come down to us. These days we get translations in English and Indian languages of many an important work. The others are rapidly being translated and edited by the scholars. अभी हमें तो ट्रांसलेशन मिल जाती है इंग्लिश में और दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में, बट उन दिनों नहीं मिला करती थी। तो अरेबिक जो थी वो पर्शियन और टर्किश में चेंज हुआ करती थी। So now the next para. The chroniclers of early medieval India were mostly Turks or Afghans or foreign pedigree who were interested primarily in recording the military and political exploits of their martial readers and the affairs at the courts of the sultans of Delhi or other regional state. They dealt mostly with matters which did not concern the general public.
Seldom did they pay attention to the socio-economic condition of the country. The medieval system of education being theologically oriented, most of the writers traced the origin of every branch of knowledge to the Quran and the Prophet Muhammad. In order to use their material, therefore, it is essential to have a clear understanding of their mentality of the men who wrote it. They were not scientific historians, therefore, their work need to be handled with discretion and care. Their accounts have to be checked up and verified on the touchstone of modern research methodology before accepting them as historical facts. Of course, the military and political history is well preserved in the literary sources. The study of numismatic evidence, monuments, and representative specimens of art also help in reconstructing the history of the times, even though such sources are usually of secondary importance, tending to corroborate or confirm the literary evidence. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेडिवल इंडिया में जो क्रॉनिकलर्स थे वो अफ़गान थे, टर्किश थे या फिर फॉरेन ओरिजिन के थे, और वो जो हिस्ट्री लिखते थे उसमें वो मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट्स मेंशन करते थे अपने लीडर की, कि उन्होंने क्या क्या मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स किए, कहाँ कहाँ किए, क्या क्या पॉलिटिकल गेन हुआ उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिल्ली सल्तनत तो ऐसा ही लिखते थे कि कहाँ क्या पॉलिटिकल गेन हुआ। और वो लोग जो है मतलब जैसी हिस्ट्री लिखा करते थे उसको हम साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं कहेंगे, उसमें चीज़ें बैलेंस नहीं होती थी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में उन्होंने कोई अटेंशन उस पर पे नहीं किया। और क्योंकि मेडिवल सिस्टम में लोग बहुत ज़्यादा, मेडिवल एजेस को डार्क एजेस भी कहा जाता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस चीज़ों पर अंधविश्वास करने लग गए थे। तो यहाँ पर क्या था ना कि उनके हर राइटिंग को वो जस्टिफाई करते थे कुरान या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के नॉलेज पर। ठीक है, अभी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो एक्चुअली में हिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका है कि आप उसको रिलीजन से अलग हटाकर पढ़ो, कोई भी रिलीजन, क्योंकि रिलीजन में फिर वो रिलीजियस नॉलेज है, वो हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता था कि राइटर्स जो है वो कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के सेइंग्स को जस्टिफाई करते हुए लिखते थे। और फिर उसके बाद वो जो है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ उनकी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़े अच्छे से प्रिजर्व थी। बट इसके साथ साथ उनके लिटरेरी सोर्सेज पर कंप्लीट ट्रस्ट ना करके बेटर होगा कि हम जो है उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ कॉम्प्लीमेंट करें उस नॉलेज को और तब पढ़ें। तो न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, कॉइन वगैरह की स्टडी करना आर्कियोलॉजी का एक ब्रांच है। तो न्यूमिस्मैटिक एविडेंसेस, मॉन्यूमेंट्स को देखना है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं लिटरेरी एविडेंसेस जो हमें मिला है, और तभी हम पढ़ते हैं इस पीरियड की हिस्ट्री को। उसके बाद है कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स एंड देयर वर्क। An introductory account of contemporary writers and their works which help us in the reconstruction of history of the early medieval period may be given। तो हम लोग देख सकते हैं कुछ contemporary writers और उनके works के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चचनामा जो है ये बहुत ही ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स है जो कि डिस्कवर किया गया। ये क्या बताता है, ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस रूलिंग डायनेस्टी ऑफ सिंध ऑन द ईव ऑफ अरब इन्वेजन इन 1711-12। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अरब इन्वेजन हुआ था 1711-12 में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दैट वाज द फर्स्ट इन्वेजन ऑन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन आई वुड से रैदर। तो दिस वाज द केस। तो क्या हुआ था कि ये बुक जो है ये अरब में किसी अरेबिक राइटर ने लिखा है, नाम क्लियर नहीं है। तो पॉसिबली जो है माना जाता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था और फिर उसने ही चचनामा लिखा है। चचनामा क्या मेंशन करती है, अरब या फिर सिंध में रूलिंग डायनेस्टीज़ के मतलब डायनेस्टिक रिकॉर्ड को मेंशन करती है। इट गिव्स अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द शूद्र डायनेस्टी of Sindh, on the death of whose last ruler, Rai Shahasi,
II, the throne was usurped by his Brahmin minister named चाच। तो ये क्या बताती है कि एक शूद्र नाम की डायनेस्टी थी जो सिंध में काम कर रही थी, और उसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था राय सहासी टू। ठीक है, तो राय सहासी टू के जब डेथ हो गई इनकी, तो इनके जो मिनिस्टर थे, ब्राह्मण मिनिस्टर, उनका नाम चाच था, और उन्होंने थ्रोन पर अपना कब्जा जमा लिया। और फिर सन ऑफ सिलाजी, तो सिलेज, आई एम सो सॉरी, तो माना जाता है कि चच के पिता का नाम सिलेज था। समटाइम्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी, फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी यानी कि लास्ट वाला जो 675 से 700 का टाइम है, उस समय की बात बताई जा रही है। चाच मैरिड सुब्बन दियो या फिर सुब्बन देवी, the widowed queen of his patron, in order to strengthen his claim as sovereign। तो चच ने राय सहासी टू की वाइफ के साथ शादी कर ली ताकि वो और ज़्यादा उसके पास क्लेम करने के लिए थ्रोन, उसके पास रीज़न हो, बेटर रीज़न हो। हिज सन एंड सक्सेसर दाहिर, और चच के बेटे का नाम था दाहिर थ्रोन पर आए 708 AD में। It was he who faced the Arab onslaught on Sindh and perished in the struggle with the whole of his family। और माना जाता है कि दाहिर के ही समय पर 711-712 में क्या हुआ कि अटैक हुआ, अरब अटैक हुआ इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम की अटैक हुई, और वो इस अटैक से प्रिवेंट करने के चक्कर में दाहिर और उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। चचनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने चचनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। कब? नासिरुद्दीन कुवाचा के टाइम पर। नासिरुद्दीन कुवाचा जो है वो मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि मोहम्मद घोरी कौन थे या फिर कैसे अटैक्स हुआ। तो फिर 3 बहुत फेमस अटैक है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद घोरी एंड लास्ट वन इज़ Muhammad, I'm so sorry, Muhammad Ghuri is the last one. First is Muhammad bin Qasim and second is Mahmud Ghaznavi. So these are the people who did attacks on India, और फिर उसके बाद तो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गया। Now अल-बिरूनी की बात की जा रही है। अल-बिरूनी, द फर्स्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द 11th सेंचुरी। तो ये 11th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल थे। ये जो है इरानियन, वॉज बॉर्न ऑफ इरानियन स्टॉक इन द टेरिटरी ऑफ खीवा, देन कॉल्ड ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ मैन ऑफ encyclopedic learning who distinguished himself in the multifarious disciplines of science and literatures of his day। और इन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया, ये बहुत ज़्यादा साइंस और लिटरेचर का नॉलेज रखते थे। ही वॉज अ थियोलॉजियन, फिलोसोफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, जियोग्राफर, फिजिशियन, ऑल रोल्ड इनटू वन। मतलब 1 मैन आर्मी थे ये। मतलब थियोलॉजी का भी नॉलेज रखते थे, रिलीजन वगैरह का, फिलोसफी का, लॉजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारा चीज़, जोग्राफी। तो he was a man of studious habits who remained constantly busy in reading and writing. Though brought up in the school of adversity, Al-Biruni exhibited no weakness for material acquisitions and comforts of life। तो अल-बिरूनी जो है वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में उनका जन्म हुआ, वो पले बढ़े, लेकिन उनको कोई भी मटेरियल चीज़ों के लिए उनका कोई लस्ट नहीं था। वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ही वॉज द पॉलिटिकल काउंसिलर ऑफ ख्वारिज्म शाह ऑफ द ममूनी डायनेस्टी इन 1017। तो 1017 में ख्वारिज्म शाह के ये जो है ममूनी डायनेस्टी करके थी, उसमें उसके रूलर थे ख्वारिज्म शाह, और उनके ये पॉलिटिकल काउंसिलर थे। When his native country was invaded and conquered by Mahmud of Ghazni, thousands of countrymen were brought as prisoners to Ghazni. Al-Biruni was one of them. He had already acquired fame as Munajjim
astrologer come astronomer, well versed in Greek as well as Indian system. Therefore, on his arrival in Ghazni, he was released immediately and allowed to lead his life as a free man. तो ख्वारिज़्म शाह के वहाँ पर अल्बिरूनी जो है वो पॉलिटिकल काउंसिलर थे, और जब महमूद ऑफ गजनी ने वहाँ अटैक किया तो क्या हो गया कि अल्बिरूनी को भी उन्होंने बंदी बना लिया. बट अल्बिरूनी काफ़ी फेमस थे मुनुज़्ज़िम के नाम से. मुनुज़्ज़िम मतलब एस्ट्रोलॉजर जिसे एस्ट्रोनॉमी भी आती हो. और फिर जैसे ही वो गजनी गए, तो जैसे ही गजनी में उनका अराइवल हुआ, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी का जगह गजनी था, तो जैसे वहाँ उनका अराइवल हुआ तो उन्होंने अल्बिरूनी को इमीडिएट छुड़वा दिया, क्योंकि कंसिडरिंग हिज नॉलेज. ओके. Mahmud invasion of Khiva seems, however, to have had a deep impact on the mind of Al-Biruni. Al-Biruni का घर था खीवा, और वहाँ पर जब महमूद ने इन्वेजन किया तो ये चीज़ अल-बिरूनी के माइंड में काफ़ी हद तक इसने गहरा प्रभाव डाला. Once deprived of his native hearth and home, he refused to set up a new one in Ghazni. तो जब उनका घर उनसे छिन गया तो वो गजनी में नया घर बनाना फ्री मैन होने के बावजूद उन्होंने नहीं बनाया. He did not enter the service of the state nor sought the patronage of the Sultan. He had a casual contact with his court in the capacity of Munuzzim and a learned sage. तो उन्होंने बिल्कुल भी सर्विस में कोर्ट पोएट या फिर उनके कोर्ट में काम नहीं किया महमूद गजनी के. और फिर उन्होंने क्या किया, वो बस एक मतलब मुनिज़्ज़िम मतलब एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोलॉजी के से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए उन्हें बुलाया जाता था, और वो बस कैजुअल कांटेक्ट था. अल-बिरूनी डिड नॉट स्टे इन गजनी फॉर लॉन्ग. अल-बिरूनी गजनी में बहुत समय तक रहे नहीं. 1018 एंड 1019 के बीच में महमूद ऑफ गजनी ने एक्चुअली इंडो गैंगेटिक वैली में अटैक्स किए थे, और उसमें अल-बिरूनी ने भी उन्हें क्या किया था, अकम्पनी किया था एज अ फ्रीलांस ऑब्जर्वर, ऐसे ही ऑब्जर्व करने के लिए. द इन्वेडर्स fought battles, and indulged in loot and plunder, but Al-Biruni just wandered about as a forlorn individual in deep anguish and disgust. लोग लड़ रहे थे, बट अल-बिरूनी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था. He simply observed the wanton destruction of Indian towns and temples and the grievous injuries inflicted by men upon his own species in the satisfaction of his lust for power and wealth. तो अल-बिरूनी बस खड़े होकर देख रहे थे, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कैसे इंडियन टेम्पल्स को, इंडियन टाउन्स को लोग बर्बाद कर रहे थे जो इन्वेडर्स आए हुए थे. और ये क्यों कर रहे थे, इसकी कोई नीड नहीं थी, बस और पावर और वेल्थ चाहिए तो इसलिए ऐसा कर रहे थे. महमूद्स आर्मी रिटर्न टू गजनी एंड शोड देयर अपीयरेंस इन इंडिया in the same fiery mood a couple of times again, but Al-Biruni stayed behind for a number of years. He travelled extensively in various parts of the country and studied the language, religion and philosophy of the Hindus, and wrote the classic account of the country and the people. तो उन्होंने क्या किया, लोग तो चले गए, महमूद के आर्मी चले गए धन लूट के, फिर वो वापस आए, फिर ऐसा ही 2 बार और किया अल-बिरूनी के टाइम पर. बट अल-बिरूनी इंडिया ही रह गए, और उन्होंने इंडिया के अलग अलग टाउन्स को विज़िट किया, इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी को पढ़ा, और फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस देते हुए उन्होंने एक किताब लिखी जिसकी नाम है तारीख उल हिंद. इट वॉज ट्रांसलेटेड लेटर इनटू पर्शियन. बाद में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया. इट इज़ एन ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ महमूद ऑफ गजनी टाइम्स. हमने कहा ना कि पहले सोशल रिलीजियस कंडीशन के बारे में कोई बात नहीं करता था, तो ये बुक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है तारीख उल हिंद, क्योंकि इट वॉज टॉकिंग अबाउट द सोशल रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, ऑफकोर्स महमूद ऑफ गजनी के टाइम की. इट गिव्स अ scholarly analysis of the social and religious institutions of Hindus, throws light on the rich cultural heritage. तो ये social religious इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताती है,
कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताती है, साइंस और लिटरेचर के बारे में बताती है। द बुक प्रेजेंट्स अ डीप सोशोलॉजिकल स्टडी कैरेक्टराइज्ड बाय अ रेयर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड, सिंपैथेटिक इंसाइट। ये सारी चीज़ों के बारे में बुक बताती है। सोशोलॉजिकल स्टडी के बारे में बताती है और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसको जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग रेनेसांस करके पढ़ते हैं, उसमें हम इसे बेटर जान पाते हैं। तो हर चीज़ को क्वेश्चन करना। मेडिवल टाइम्स को डार्क एजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग आंख मूंद के जो भी रिलीजन कह रहा था उसको बिलीव कर रहे थे। तो इनके बुक में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, हर सोशल इंस्टीट्यूशन को लेकर के इन्होंने इंक्वायर किया, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड एंड सिंपैथेटिक इंसाइट। सिंपैथेटिक इंसाइट, इन्हें बुरा लग रहा था कि जो इन्वेडर्स आ रहे हैं वो अपने ही तरह के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, तो ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। It also gives a dispassionate account of the weakness of Indian character and the shortcomings of their socio-political order which led to the defeat and humiliation at the hands of invaders। फिर ये कारण भी बताती है कि इंडियंस का क्यों डिफीट हुआ, इन्वेडर्स क्यों जीत गए। अल्बिरूनी मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ संस्कृत लिटरेचर फ्रॉम विच ही कोट्स चैप्टर्स एंड वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ हिज कॉन्टेंशंस। इन्होंने संस्कृत लिटरेचर का बहुत यूज़ किया अपने बुक में। ही डाइड इन गजनी एट द एज ऑफ 77 और अल्बिरूनी की डेथ हो गई गजनी में 77 ईयर्स में। नेक्स्ट इन द लाइन कम्स उत्वी। Utvi, the celebrated author of Tariq-e-Yamini or Kitab-ul-Yamini, was attached to the personal staff of Sultan Mahmud of Ghazni। तो ये महमूद ऑफ गजनी के स्टाफ थे। He belonged to the family of Utba। तो ये पर्सिया में उत्बा फैमिली से बिलोंग करते थे, विच प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड नोबल एंड कोर्टियर्स टू द सैमेनिड रूलर। सैमेनिड डायनेस्टी थी, तो उसके रूलर्स को इन्होंने क्या किया था, ये उनके यहाँ पर कोर्टियर्स हुआ करते थे इनके परिवार वाले। तो obviously Utbi had a first-hand knowledge of the character and activities of Sultan Mahmud and his officers and was fully acquainted with the background story of the Indian campaigns, albeit he seems to have never accompanied Mahmud's convoy to India। Of course उन्हें knowledge था कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्यों कैंपेन्स हो रहा है और सुल्तान का क्या कैरेक्टर है, कैसे हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनके ही कोर्ट में काम किया है और ये खुद भी कर रहे थे। बट लगता है उनके बुक से कि वो कभी इंडिया आए नहीं थे। His book is a fine piece of Arabic literature. It gives the story of rise of Ghaznavid empire, Ghaznavid power under Subuktigin। सुबुक्तगीन जो है वो महमूद ऑफ गजनी के पिता थे। And describes the character of military exploits of Mahmud up to 1020। Utbi was ignorant of Indian language and his knowledge of Indian topography was also very poor। As a result, his description of Mahmud's expedition is full of mistakes। He was neither a court chronicler nor a professional historian। Therefore, his book is deficient in dates and lacks chronological sequence। तो इनके बुक में बहुत कमी है क्योंकि ये कभी इंडिया नहीं आए, ये बहुत ही इग्नोरेंट थे, इनको इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में प्रॉपर पता नहीं था, इंडियन टोपोग्राफी की कैसा लैंड है, कहाँ क्या है, ये भी नहीं पता था। तो इन्होंने जो लिखा है इंडिया और इंडियन एक्सपीडिशन के बारे में, उसमें बहुत सारी गलतियाँ करी हैं इन्होंने। क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस गड़बड़ है, डेट्स गड़बड़ है। बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुसलमान, उत्बी अपलॉड्स द अचीवमेंट ऑफ महमूद एज नसिर अमीर उल मोमिन। तो वो महमूद को नसिर अमीर उल मोमिन कहते हैं, जिसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो बैनर ऑफ इस्लाम को कैरी कर रहा है टू द लैंड ऑफ आइडल वर्शिपर्स बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। तो इनका कहना है कि अल्लाह जो है उन्होंने क्या कहा है कि इस्लाम फैलाओ, और इंडिया भारत जो देश था तभी वहाँ पर क्या थे, आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति पूजक थे, और मूर्ति पूजा इस्लाम में गलत माना गया है। तो ये बहुत ही प्रेज़ करते हैं महमूद ऑफ गजनी को कि ये जो है अल्लाह के ऑर्डर से इस्लाम को फैला रहे हैं एक नॉन बिलीवर के लैंड में। एंड द फ्रेंड्स ऑफ खुदा कमिटेड स्लॉटर ऑफ द इन्फेडल्स वेरेवर दे वेंट। और फिर ये कहते हैं कि ये खुदा के बंदे हैं और इन्होंने क्या किया है, हर जगह जहाँ पे नॉन बिलीवर्स मिले हैं वहाँ पर इन्होंने खून खराबा किया, और इस चीज़ को भी ये प्रेज़ करते हैं उत्बी। द बुक वॉज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय द सक्सेसर ऑफ महमूद एंड नोबिलिटी ऑफ गजनी। ऑफ कोर्स
तो महमूद और उनके नोबेलिटी जो है इस बुक को काफ़ी, इस बुक की इज्जत करते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय मेंटालिटी उनकी भी वैसी ही थी ऑफ कोर्स, और उन्हें जस्टिफाई किया जा रहा था कि ये जो भी काम कर रहे हैं ये तो अल्लाह का काम है, तो इस वजह से भी बुक को बहुत वैल्यू मिली। इट वॉज रेंडर्ड इन टू पर्शियन बाय अ नंबर ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स, और बहुत सारे समकालीन राइटर्स हुआ करते थे, उन्होंने इस किताब को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ये अरेबिक किताब थी। इट वॉज पॉपुलर विद द हिस्टीरियोग्राफर्स ऑफ द मुगल पीरियड हु फ्रीली कोटेड फ्रॉम इट, और मुगल पीरियड के जो हिस्टीरियोग्राफर्स थे उन्होंने ये बुक से फ्रीली कोट किया, ये बहुत पॉपुलर थी उनके टाइम पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अबुल फजल बैहाकी। नाउ अबुल फजल बैहाकी, अबुल फजल बैहाकी जो हैं ये एक ऑफिशियल थे सुल्तान मसूद द सक्सेसर ऑफ महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी के जो सक्सेसर थे सुल्तान मसूद, उनके यहाँ पर ये काम करते थे, ऑफिशियल थे। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द गजनविद कोर्ट एंड इट्स नोबिलिटी, क्योंकि ये खुद ऑफिशियल थे तो इनको प्रॉपर पता था कोर्ट और तौर तरीके गजनविद एम्पायर के। ही रोट अ 10 वॉल्यूम कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ गजनविद रूलर्स अप टू 10,059, तो 10,059 तक के टाइम की गजनविद रूलर्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री इन्होंने लिखा, और उस बुक का नाम था तारीख ए बैहाकी या फिर मुजलादद ए बैहाकी। इसका मतलब वॉल्यूम्स ऑफ बैहाकी, मतलब बैहाकी का लिखा हुआ किताब। The Mughal historians made an extensive use of it, but a major part of the original work has not been discovered so far. हमें ये मिल नहीं रहा बुक, बहुत सारा इसका वॉल्यूम्स हमें मिल नहीं पा रहा, बट मुगल ने इसको बहुत ज़्यादा एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। Its component volumes were captioned तारीख ए सुबुक्तगीन, ताजुल फुतूह एंड तारीख ए मसूदी। तो इसमें जो है ना, इसमें जो वॉल्यूम्स हैं उसके कुछ ऐसे टाइटल्स थे, जैसे तारीख ए सुबुक्तगीन में सुबुक्तगीन के बारे में लिखा हुआ था, ताजुल फुतूह में महमूद ऑफ गजनी के बारे में लिखा हुआ था, और तारीख ए मसूदी में सुल्तान मसूद के बारे में लिखा हुआ था। बैहाकी's अकाउंट ऑफ सुबुक्तगीन इज़ नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी. It has the appearance of gossiping memoir. Nevertheless, he gives an original and refreshing history of the reign of his own patron Sultan Masood. तो सुबुक्तगीन के बारे में कुछ बहुत खास नहीं लिखा है, वो ट्रस्टवर्दी भी नहीं है, गड़बड़ लग रहा है। बट अब जब जिस सुल्तान के अंदर ये थे, मसूद के अंदर, तो मसूद के बारे में इन्होंने बहुत ही सही रिफ्रेशिंग हिस्ट्री दी है। ही ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ सुल्तान्स कोर्ट एंड कैरेक्टर स्केचेस ऑफ हिज नोबल। वो सुल्तान के कोर्ट के बारे में लिखते हैं, वहाँ के नोबल्स के बारे में लिखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूद्स कैंपेन इन घुर constitutes a rare source of information regarding the socio-political condition of that region before the rise of the शंशाबानीज। तो इन्होंने सुल्तान के समय के कैंपेन्स के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में जब ये कैंपेन के बारे में बताते हैं तो उसमें साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी उजागर करते हैं, ठीक है। द बुक दो कॉम्प्रिहेंसिव सीम्स टू हैव स्क्रिबल्ड इन अ हरी इन कोलोक्वियल पर्शियन which contains broken sentences, grammatical mistakes and obscure words. The subject matter is no well arranged, nor does the author adhere to the chronological narration of events. तो सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सही से नहीं लिखा हुआ है और क्रोनोलॉजी में भी मतलब एक सही टाइम फ्रेम के साथ नहीं लिखी हुई है चीज़ें। उसके बाद हम लोग हसन नाज़मी के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।